Hello everyone. So in this video we are going to cover the refund procedure. ओके, रिफंड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और कितने दिन में रिफंड मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ओके, ये सारा चीज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, रिफंड प्रोसीजर। देखो, हम लोग रिफंड के लिए जा रहे हैं, मतलब कि सबसे पहला चीज हम लोग को गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि वी आर एलिजिबल फॉर दिस रिफंड। यस और नो? हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि ये रिफंड हम लोग को मिलने वाला है। तो रिफंड मिलने वाला है, हमें अगर गवर्नमेंट को बताना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। हम लोग क्या फाइल करेंगे? वी विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है, इट इज एप्लीकेशन फॉर रिफंड। सबसे पहला स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ये जो हम लोग को एप्लीकेशन करना है, इट इज टू बी डन इन GST RFD 01। ओके, इसके अंदर हम लोग को एक अप्रोप्रिएट हेड सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर हेड में ओके हम लोग रिफंड लेना चाहते हैं। ओके, वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर हेड, इसके अंदर हम लोग को रिफंड मिलेगा। जैसे एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड वाउचर, CTP वाला केस। तो ऐसा दुनिया भर का केसेस रहता है जिसमें हम लोग को रिफंड मिलता है। सो वी हैव टू प्रॉपरली स्टेट कि हम लोग को इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से रिफंड चाहिए। समझ में आया पॉइंट? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन फॉर रिफंड करेंगे। तो सर, ये एप्लीकेशन फॉर रिफंड करने का कुछ टाइम लिमिट है क्या? यस, दिस एप्लीकेशन फॉर रिफंड is to be done within 2 years from relevant date. 2 years from relevant date. Okay, relevant date से 2 साल। Now question is what is the meaning of relevant date? Okay, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन कहाँ से करना है, हम लोग को 2 साल के अंदर करना है। बट कहाँ से? रिलेवेंट डेट से 2 साल। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट लिखता है इनवॉइस और कंसिडरेशन विच एवर इज लेटर। ओके, इनवॉइस और कंसिडरेशन विच एवर इज लेटर से 2 साल में कर। ओके, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से 2 साल में हम लोग को क्या करना है? रिफंड के लिए अप्लाई कर। गेटिंग द पॉइंट? हम लोग को रिफंड का अप्लाई करने का टाइम लिमिट समझ में आया। ओके, विद इन 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट। इज इट क्लियर? ओके, अब ये जो हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, दिस एप्लीकेशन शुड बी डन अलॉन्ग विथ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये जो एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर मैं खाली एक ब्रॉड लिख रहा हूँ। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। GSTR 2B लगेगा। ओके, आप लोग का ये ITC है करके पता चले। उसके बाद अनेक्षर B करके रहता है। अनेक्षर B मतलब आप लोग का जो 3B में आपने ITC लिया है ना, उसका ब्रेकअप है वो। ओके, अनेक्षर B में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट HSN वाइज होना चाहिए। ओके, HSN होना चाहिए, बाजू में इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विस है, उसका डिटेल वहां पर लिखना है आपको। और बाद में टैक्सेबल वैल्यू, GST अमाउंट वगैरह वगैरह। ओके, तो 2B लगेगा, अनेक्षर 1 लगेगा। फिर एक स्टेटमेंट रहता है, उसका एक ऑफलाइन यूटिलिटी आता है। ओके, गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको एक ऑफलाइन यूटिलिटी मिलता है, वो यूटिलिटी आप लोग को भरना है। ओके, उसके अंदर आपके शिपिंग बिल का नंबर, ओके, फिर आप लोग का शिपिंग बिल का डेट, EGM नंबर, पोर्ट कोड, ओके, ये सब डिटेल जाता है। तो ये स्टेटमेंट फर्निश करना है। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशंस रहता है। ओके, कि अगर सप्लायर एंड टैक्स का पेमेंट नहीं किया रहेगा तो मैं गवर्नमेंट को GST रिफंड कर दूंगा। ओके, मतलब जो रिफंड मिलेगा वो मैं वापस कर दूंगा। तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन। ओके, सो ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे पोर्टल पे। ठीक है, अगर अगर हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर है, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ प्रॉपर है,
if refund application is complete with respect to documentation. ओके मतलब कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटा नहीं, सब डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए वो आप लोगों ने दे दिया। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट। ओके, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा विद इन 15 days फ्रॉम एप्लीकेशन। ओके, आप लोगों ने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के 15 दिन में क्या मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट का मिलना, ओके, इट डज नॉट सिग्निफाई दैट आप लोग को रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट का मिलना शोज दैट योर रिफंड इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे है। ओके, तो ये बताता है अपने को एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया मीन्स योर रिफंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज कंप्लीट। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ओके, दिस वी आर गोइंग टू रिसीव इन जीएसटी RFD 02। ओके, ये एक फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म में क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। समझा पॉइंट? तो RFD 01 में क्या हुआ? ओके, RFD 01 में हम लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया। RFD 02 में कौन? RFD 02 में हम लोग को क्या मिला? एक्नॉलेजमेंट मिला। यहाँ तक क्लियर है क्या? एप्लीकेशन कितने टाइम में करना है? 2 साल में करना है। ओके, अप्लाई करेंगे, उसके 15 दिन में क्या मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ठीक है। और अगर मान के चलो कि हम लोग का रिफंड एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, ओके, इफ रिफंड एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब होता है हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है। ओके, कुछ तो छूट गया हम लोगों से, जैसे टू बी अटैच करना रह गया, या तो टैक्स इंसिडेंट सर्टिफिकेट रहता है, मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो वो रह गया। तो ऐसा कुछ अगर हम लोग से छूट गया डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से, तो हम लोग को मिलेगा डेफिशिएंसी मेमो। क्या मिलेगा हम लोग को? ओके, डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा। डेफिशिएंसी मेमो। ओके, डेफिशिएंसी मेमो का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी मेमो मतलब कि आप लोग का जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ये हम लोग को मिलेगा RFD 03 में। देखो, मैं वापस से GST नहीं लिख रहा हूँ, इट इज GST RFD 03। तो डेफिशिएंसी मेमो मिलने के बाद क्या होएगा? जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है ना वो हम लोग को अटैच नहीं करना है, हम लोग को पूरा का पूरा रिफंड एप्लीकेशन दोबारा से करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग को डेफिशिएंसी मेमो मिलता है, हम लोग को पूरा रिफंड एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा? वापस से करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू सबमिट अगेन। आ रहा है क्या समझ में? कितने टाइम में मिलेगा हम लोग को डेफिशिएंसी मेमो? तो आंसर इज अगेन विद इन 15 days। ओके, तो आपके एप्लीकेशन के अगले 15 दिन में, ओके, आपके एप्लीकेशन के अगले 15 दिन में या तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा या तो डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? इज इट वेरी क्लियर? अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग और एक रूल समझेंगे। ओके, जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली यानी 2 अटेम्प्ट पहले एक रूल लाया था, वो समझ लेंगे हम लोग। मान के चलो आप लोग का रेलेवेंट डेट जो है ना, रेलेवेंट डेट, ओके, ये आ रहा था, ओके, 8 मार्च 2022। ओके, दिस वाज योर रेलेवेंट डेट। हम लोग को रिफंड के लिए कितने टाइम में अप्लाई करना है? ओके, विद इन 2 years। मतलब हम लोग का जो कट ऑफ डेट रहेगा इट वुड बी 8 मार्च 2024। ओके, 2 साल का ये कट ऑफ डेट। मान के चलो हम लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया ऑन 1 मार्च 2024। ओके, हम लोगों ने टाइम लिमिट के अंदर अप्लाई कर दिया, बरोबर। अब क्या हुआ?
अब हम लोग को ऑफिसर जो है ओके वो डेफिशिएंसी मेमो दे रहा है. से ही इज गिविंग डेफिशिएंसी मेमो विद इन 15 days assuming on 13th March 2024. इस दिन पे क्या आया? डेफिशिएंसी मेमो आया. बराबर. 1 मार्च को क्या किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने अप्लाई किया था. ठीक है. अब ध्यान से देखना, डेफिशिएंसी मेमो के बाद क्या स्टेप रहता है? कम ऑन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रिसीविंग डेफिशिएंसी मेमो? देन आई से वी हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड अगेन. ओके, मान के चलो हम लोग को रिफंड के लिए वापस अप्लाई करना. से हम लोग सब कुछ ठीक करके 15 मार्च को अप्लाई करने जा रहे थे. पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हम लोग का कट ऑफ डेट क्या था? व्हाट वाज द कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट तो 8 मार्च था. पर हम लोग अभी रिफंड के लिए अप्लाई कब करने जा रहे हैं? 15 मार्च को. अब गवर्नमेंट क्या बोलते हैं देखो. गवर्नमेंट से जितना भी टाइम एप्लीकेशन से लेके डेफिशिएंसी मेमो तक का है उतना डेज एक्सक्लूड किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग 2 years टाइम लिमिट. एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब ऐड किया जाएगा. ओके, इसका मतलब क्या है देखो. हम लोगों ने अप्लाई कब किया? 1 तारीख को. डीएम कब आया? 13th को आया. ओके, मतलब हम लोग का टोटल 13 days गया इसके अंदर. ओके, तो गवर्नमेंट सेज आपका जो ड्यू डेट था ना ये 8 मार्च, इट विल नॉट बी 8 मार्च, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय मोर 13 days. ओके, 13 days क्या है? एप्लीकेशन से लेकर के डेफिशिएंसी मेमो तक का टाइम पीरियड ऐड हो गया. अभी न्यू ड्यू डेट वुड बी 21 मार्च. आ रहा है समझ में? सो 24 मार्च तक हम लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं. तो अभी हम लोग कब अप्लाई कर रहे हैं? 15 मार्च को कर रहे हैं. सो दिस इज वैलिड. ओके, ये वैलिड है. इट इज विद इन टाइम लिमिट. ओके, इट इज कॉल्ड एज विद इन टाइम लिमिट. समझ में आया पॉइंट? इट इज एप्लीकेशन विद इन टाइम लिमिट. तो कौन से पीरियड को एक्सक्लूड करना है वो क्लियर है क्या? विच पीरियड इज टू बी एक्सक्लूडेड? समझ में आ गया? कौन सा पीरियड एक्सक्लूड करेंगे बताओ? एप्लीकेशन से लेकर के डेफिशिएंसी मेमो तक का पीरियड क्या करना है हम लोग को? ड्यू डेट के अंदर क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे. और ये हम लोग का न्यू ड्यू डेट रहेगा जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है? अप्लाई करना है. समझ में आ गया सबको? तो ये एक हम लोग का रूल हो गया. तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ. रिफंड का प्रोसीजर चालू किया है. एप्लीकेशन करना है RFD 01 के अंदर. एप्लीकेशन करेंगे अगले 15 दिन में या तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा या तो डेफिशिएंसी मेमो मिल जाएगा. क्लियर है पॉइंट? तो RFD 3 तक हो गया हम लोग का. अब सुनो आगे. अभी मान के चलो हम लोग ने अप्लाई कर दिया. ओके, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी आ गया. ओके, अप्लाई कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भी आ गया. अभी दो केसेस में, दो इन द सेंस वो एक ही केस है. ओके, एक केस में गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोविजनल रिफंड अगर चाहे तो दे सकती. क्या दे सकती है? प्रोविजनल रिफंड. प्रोविजनल रिफंड क्या होता है और कौन से केस में मिलता है वो समझते हैं. मान के चलो हम लोग का केस है जीरो रेटेड सप्लाईज. अगर ये वाला केस है और आप लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया है. ओके, जीरो रेटेड सप्लाई का जो केसेस रहता है वो 4 केसेस रहता है. कौन सा 4 केस रहता है देखो. जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके, एक में रहेगा ये दोनों विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है. एक रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स. तो सर हम लोग को रिफंड अप्लाई कौन से केसेस में करना पड़ता है? ये चारों में. ओके, हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है. जब भी हम लोग टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे तब हम लोग को ITC का रिफंड मिल रहा है. बराबर है. तो गवर्नमेंट से आप लोग को ये दोनों केसेस में तो रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. एंड जो विथ पेमेंट है, विथ पेमेंट, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए हमको अप्लाई करना पड़ता है. बाकी एक ही केस बच गया, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स
ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। ओके, इसमें हम लोग को कोई एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सर ऐसे ही रिफंड मिलता है क्या? जी हाँ, ऐसे ही रिफंड मिलता है, लेकिन आपका जो शिपिंग बिल रहता है, शिपिंग बिल, ओके, वो शिपिंग बिल के बेसिस पे मिलता है। आपका शिपिंग बिल जो रहता है ना, वो क्या करते हो लोग, आइस गेट का वेबसाइट है, ओके, कस्टम्स का वेबसाइट, कस्टम के वेबसाइट से वो लोग क्या करते हैं, डेटा फेच करते हैं, GSTR 1 से मैच करते हैं और आपको रिफंड दे देते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इट इज पॉसिबल। ओके, एंड दैट टू ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, देखो, प्रोविजनल रिफंड आपको मिल सकता है। प्रोविजनल का मतलब होता है बिना चेक करे रिफंड देना। ओके, प्रोविजनल रिफंड मीन्स, ओके, विदाउट चेकिंग। ओके, विदाउट चेकिंग आपको रिफंड मिलेगा। कितना मिलेगा? तो गवर्नमेंट से 90%, ये मैक्सिमम अमाउंट है। इससे ज्यादा अगर देना है तो फिर वो पूरा स्क्रूटिनी करके दे सकता है। ओके, 90% ऑफ रिफंड क्लेम। समझो मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम किया है, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मुझे 90,000 का रिफंड पहले दे देगा। ओके, 90,000 का रिफंड गवर्नमेंट मुझे पहले दे देगा, और बाद में जो बचा हुआ 10% है, वो गवर्नमेंट क्या करेगा, पूरा का पूरा चेकिंग करेगा और उसके बाद देगा। ओके, पूरा का पूरा चेकिंग होने के बाद देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो चेकिंग होने के बाद ही मिलने वाला है वो बाकी का पैसा। तो अभी के लिए हम लोग को कितना मिलने वाला है? 90%। ओके, अब देखो, ओके, 90% रिफंड क्लेम आपको मिल रहा है। कितने टाइम में मिलेगा? आंसर इज विद इन 7 days फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। ओके, विद इन 7 days फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट, नॉट एप्लीकेशन, विद इन 7 days फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि एक्नॉलेज होगा तो ही तो गवर्नमेंट मानेगा ना कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही है। तो एक्नॉलेजमेंट से 7 दिन के अंदर क्या मिलेगा आप लोग को? प्रोविजनल रिफंड मिलेगा। ओके, कितना अमाउंट मिलेगा? 90%। कौन से केस में मिलेगा? जो यहाँ पर येलो मार्क किया ना, उन केसेस में मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अब देखो, 90% तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिसर है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में तो नहीं मिलता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, थोड़ी ना देगा पैसा जल्दी। ठीक है, आगे। तो प्रोविजनल रिफंड हम लोग को मिलता है इन RFD 04। किसमें मिलता है? RFD 04 में मिलता है, RFD 04। ठीक है, आगे। अब मान के चलो हम लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, एक्नॉलेजमेंट आ गया। प्रोविजनल रिफंड का कोई यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। मान के चलो ऑफिसर ने स्क्रूटिनी करना शुरू किया। ओके, ऑफिसर ने क्या किया? स्क्रूटिनी करना शुरू किया का रिफंड क्लेम। अभी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, देखो, गवर्नमेंट से आप लोग का जो एप्लीकेशन डेट है ना, वहां से लेकर के वहां से लेकर के हम लोग 60 days के अंदर अंदर आपको रिफंड दे देंगे। कितने दिन में दे देंगे? विद इन 60 days, विद इन 60 days फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम एप्लीकेशन डेट हम आपको क्या कर देंगे? रिफंड दे देंगे। ओके, अगर हम लोग नहीं दे पाए, ओके, अगर हम लोग रिफंड नहीं दे पाए, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको 61st डे से, ओके, हम आपको 61st डे से इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। ओके, हम लोग आपको क्या देना शुरू कर देंगे? इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट देना कब शुरू करेंगे ये लोग? प्रोवाइडेड 60 दिन में रिफंड नहीं आया तो। अगर 60 दिन में रिफंड आ रहा है तो कोई आप लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर 60 दिन में रिफंड नहीं आया तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? रिफंड मिलने तक मिलेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो, अभी ये स्क्रूटिनाइज तो कर रहा है। अभी मान के चलो हम लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया था फॉर ₹10 लाख। ओके, 10 लाख का हम लोगों ने क्या किया था? रिफंड के लिए अप्लाई किया था, एक्सपोर्ट का केस था। अब ऑफिसर को क्या लग रहा है?
ऑफिसर को लग रहा है इसमें से 8 लाख का रिफंड तो सही है, 8 लाख का रिफंड तो सही है, लेकिन जो 2 लाख का रिफंड है ना, ऑफिसर सेज कि इसके अंदर कैपिटल गुड्स है या तो फिर इनएलिजिबल आईटीसी, तो इसका रिफंड आप लोग को नहीं मिलना चाहिए 2 लाख का। तो ऑफिसर चाहता है कि ये जो 2 लाख का अमाउंट है उसको क्या करे, वो रिजेक्ट करे। वो क्या चाह रहा है, ये 2 लाख के क्लेम को वो क्या करेगा, रिजेक्ट करना को चाह रहा है वो। अब देखो, अगर वो चाहता है रिजेक्ट करे, लेकिन वो ऐसे ही रिजेक्शन नहीं कर सकता। ओके, ऐसे ही वो लोग रिजेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको अगर ये रिजेक्ट करना है ना, उसको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, कमॉन, डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं तो क्या होगा, एक शो कॉज नोटिस आएगा। उसके बाद क्या होता है आप लोग को सबको मालूम है, शो कॉज के बाद तो रिप्लाई ही होता है। और रिप्लाई के बाद ऑफिसर क्या करता है, ऑर्डर पास करता है। रिप्लाई के बाद ऑफिसर क्या करता है, ऑर्डर पास करता है। एकदम सिंपल, देखो एकदम सिंपल। ऑफिसर को 2 लाख का क्लेम को क्या करना है, रिजेक्ट। तो क्या डायरेक्टली रिजेक्ट करेगा, क्या नहीं कर सकता। तो क्या देगा वो, हम लोग को शो कॉज नोटिस देगा, जिसका रिप्लाई हम लोग को कितने टाइम में करना है, विद इन 15 डेज। इस बार कितना दिन है, 15 दिन। हर बार 7 दिन रहता है, इस बार 15 दिन है। ओके, शो कॉज नोटिस हम लोग को कौन से फॉर्म में आएगा, इट इज RFD 08। रिप्लाई करना है RFD 09। ओके, और अगर ऑफिसर मान मान लेता है कि 2 लाख का भी रिफंड मिलेगा, अगर वो नहीं मानता है तो भी ऑर्डर पास करेगा, मानेगा तो भी ऑर्डर पास करेगा इन RFD 06। ओके, इन RFD 06। समझ में आ पॉइंट, देखो सीक्वेंस उल्टा है, 8, 9 और 6। ओके, 8, 9, 6। देखो 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गया। 1 वॉज एप्लीकेशन, सेकेंड वॉज एक्नॉलेजमेंट, थर्ड वॉज डेफिशिएंसी मेमो, फोर्थ वॉज प्रोविजनल रिफंड। 5 बाकी है, 6 यहाँ पर आ गया, 7 बाकी है, 8, 9 यहाँ पर आ गया। तो अपना 2 बाकी है। क्या क्या बाकी है, 5 और 7 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम लोग करेंगे वो भी। अभी के लिए समझ में आ गया पॉइंट। तो ऑफिसर को अगर ये रिजेक्ट करना है तो क्या करेगा, शो कॉज नोटिस देगा, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई के बाद वो डिसाइड करेगा कि सच में रिजेक्ट होना चाहिए क्या। अगर मान के चलो कि ये ऑर्डर में लिखा आया कि 8 लाख का क्लेम ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और 2 लाख के क्लेम को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो असेसी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, असेसी कैन अपील। ओके, असेसी कैन फाइल अपील अगेंस्ट दिस 2 लाख रुपीज। आया पॉइंट समझ, क्लियर है। अब देखो, अभी 8 लाख का रिफंड मिलने वाला अपने को, यस और नो। अभी 8 लाख का जो रिफंड है वो देने से पहले इन लोगों ने और अच्छे से स्क्रूटिनी किया। ओके, 8 लाख का रिफंड ड्यू है हम लोग को। ओके, रिफंड ड्यू टू असेसी कितने रुपए का है, 8 लाख रुपए का है। ये कहाँ से मालूम पड़ा, RFD 06 से मालूम पड़ गया, बरोबर। अभी इन लोगों ने और स्क्रूटिनाइज किया और देखा कि क्या हम लोगों से कुछ लायबिलिटी हम लोग का पिछला पेंडिंग है कि नहीं। तो उन लोग को मालूम पड़ा, हाँ इन लोग का तो 50,000 का लायबिलिटी बाकी है। तो पेंडिंग लायबिलिटी जो है ना, जो असेसी गवर्नमेंट को देने का बाकी से 50,000 का, वो इन लोग क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट कर लेंगे और आपको रिफंड कितना दे देंगे, 7,50,000। तो ये 7,50,000 का जो रिफंड आपको मिलेगा, ओके, तो पेमेंट ऑर्डर जो है, पेमेंट ऑर्डर वो 7,50,000 का बने इन फॉर्म RFD 05। तो RFD 05 का मीनिंग समझ में आया, इट इज पेमेंट ऑर्डर। इट इज पेमेंट ऑर्डर मतलब कि आपको एक्चुअली में कितना पेमेंट करना है वो RFD 05 बताता है। ओके, ये रिफंड से कितना मिलने वाला है वो आपको RFD 06 बताएगा। क्लियर है पॉइंट। तो एक बार मैं फॉर्म नंबर्स लिख लेता हूँ, एक ही फॉर्म नंबर बाकी है। देखो, 1 वॉज एप्लीकेशन, 2 वॉज एक्नॉलेजमेंट, 3 डेफिशिएंसी मेमो, फोर्थ प्रोविजनल रिफंड, फिफ्थ फिफ्थ जाने दो, सीक्वेंस में आते हैं, यहाँ तक हुआ। उसके बाद शो कॉज नोटिस, उसके बाद रिप्लाई, फिर ऑर्डर।
ओके, और फिर हम लोग को जितने का पेमेंट मिलने वाला। समझ में आ रहा है का सीक्वेंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मत देखो, इसको इस तरीके से करो। वन एप्लीकेशन किया, एक्नॉलेजमेंट मिला, या तो डेफिशिएंसी मिलेगा, या तो मतलब या तो इन एक्नॉलेजमेंट के बाद प्रोविजनल रिफंड मिलेगा। उसके बाद SCN, ओके SCN उसका रिप्लाई, फिर ऑर्डर एंड देन पेमेंट। समझा पॉइंट? अभी हम लोग का एक बाकी है, दैट इज 7। तो RFD 07 इज बेसिकली विथ होल्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विथ होल्ड ऑर्डर। विथ होल्ड ऑर्डर, विथ होल्ड मतलब कि रोक के रखना। अब ऑफिसर हम लोग का रिफंड क्यों रोक के रखता है, वो सोचो। वाई ऑफिसर विल होल्ड अवर रिफंड? अगर समझो उसको ये लगता है कि ये वाले केस में रिफंड जो है वो थोड़ा सा लिटिगेटिव है। लिटिगेटिव मतलब आप लोग को लग रहा है कि आपने एक्सपोर्ट किया, लेकिन डिपार्टमेंट को लग रहा है कि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होएगा, डिपार्टमेंट जो है ना वो थोड़ा रुकेगा, वो थोड़ा सोचेगा, बोलेगा कि यार ये सच में एक्सपोर्ट है कि नहीं है। ओके, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैटर चालू है, दूसरे केसेस में चालू है, या तो आप ही के केस में कुछ पिछले साल का मैटर चालू है। तो यहाँ पर ऑफिसर क्या कर लेगा, करंट ईयर में आप लोग को रिफंड नहीं देगा। करंट ईयर या फिर जो भी रिलेवेंट पीरियड है उसमें आपको रिफंड नहीं देगा, वो होल्ड कर लेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो जब भी वो होल्ड करता है ना, तो उसको एक ऑर्डर पास करना पड़ता है RFD 07 में। ओके, पार्ट ए में, RFD 07 के पार्ट ए में क्या करना पड़ता है, एक ऑर्डर पास करना। क्या चीज का ऑर्डर पास करेगा कि उसने क्या किया, विथ हेल्ड किया। क्या किया? विथ हेल्ड किया। कौन समझा? और जब भी वो रिलीज करेगा तो पार्ट बी में उसको ऑर्डर पास। इज इट वेरी क्लियर? तो हम लोग का ये ब्रॉड प्रोसीजर हो गया। अभी हम लोग इस प्रोसीजर को एकदम डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ के। खत्म नहीं हुआ प्रोसीजर, ये तो खाली ऊपर ऊपर से बता दी। ओके, सबसे पहला पॉइंट, टाइम लिमिट टू अप्लाई हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, टाइम लिमिट टू अप्लाई इज ऑलरेडी डन। डॉक्यूमेंट्स ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट इज विड्रॉल। ओके, ये पेंडिंग। अगर समझो हम लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, लेकिन हम लोग को तुरंत रियलाइज हो गया कि कुछ ना कुछ पेंडिंग है। ओके, देर इज समथिंग पेंडिंग। ओके, कुछ तो बाकी रह गया है रिफंड का एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस रिफंड को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। रिफंड को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ करेंगे मतलब क्या, विड्रॉ करेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको बैक ले लेंगे एंड वापस से दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, द एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन बी विड्रॉन बाय दैट पर्सन, कैन बी विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट एट एनी टाइम बिफोर प्रोविजनल ऑर्डर और फाइनल सैंक्शन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर और विथहोल्ड ऑर्डर और SCN। तो हम लोग कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, ये भी पॉइंट एक नया पॉइंट है। अब ध्यान से सुनो क्या है। देखो, अभी ये जो है ना लेजर, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये कौन सा लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके सर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आप लोग का एक्यूमुलेटेड जो ITC है ना, वो इसके अंदर दिख रहा है। ओके, आप लोग का जो एक्यूमुलेटेड ITC है ना, वो इसके अंदर दिखेगा, जो आप लोग को रिफंड मिलने वाला है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको सोच के आंसर करना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखो, मेरे को जो रिफंड मिलने वाला है ना, वो है डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, और क्यों ऐसा होगा वो सोचो। वाई इट वुड बी डेबिट बैलेंस, वाई इट वुड बी क्रेडिट बैलेंस, आपको सोचना है। ओके, वीडियो को पॉज करो, सोचो, और फिर अभी जो मैं बताऊंगा वो आंसर सुनना है। आंसर इज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देर वुड बी क्रेडिट बैलेंस। समझो मैं 10 लाख का रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, तो मेरे पास उतना ITC तो होना चाहिए क्लेम करने के लिए। सो दिस वॉज माई ITC बैलेंस। ओके, ITC का बैलेंस मिनिमम इतना तो होना चाहिए। समझो मैं पूरा का पूरा रिफंड ही क्लेम कर रहा हूँ एंड आई एम एलिजिबल फॉर इट।
आईटीसी का बैलेंस जो है ना वो कितना है, 10 लाख। अभी सोचने का बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओके, दिस मीन्स माई आईटीसी एंड आईटीसी इज माई असेट। ओके, आईटीसी इज माई असेट, सो व्हाई इट इज अपियरिंग इन लायबिलिटी साइड? सो इट इज वेरी सिंपल आंसर। आंसर है, ये जो लेजर है ना, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। If ITC is our asset, then it is liability for government. Okay, and whatever liabilities are there of government, they are being shown in the credit side of the ledger. So in this case, electronic credit ledger will have the credit balance. Getting the point? क्यों क्रेडिट बैलेंस होगा, समझ में आया? क्योंकि गवर्नमेंट के एंगल से तो ये लायबिलिटी है, हमारे एंगल से असेट है, पर गवर्नमेंट के एंगल से क्या है, लायबिलिटी। इस वजह से यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस क्लियर है। अब देखो, अगर मुझे रिफंड चाहिए, इसका क्या चाहिए, इसका रिफंड चाहिए, तो ये बैलेंस तो कम होएगा ना। देखो, इट इज एज गुड एज के बैंक में 10 लाख रुपया आपको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करेंगे मतलब हाथ में पैसा आएगा, पर बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा क्या? नहीं ना, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पैसा हाथ में आएगा तो सेम उसी तरीके से 10 लाख का बैलेंस है क्रेडिट लेजर में, उसमें से अगर हमको रिफंड चाहिए तो ऑब्वियसली बैलेंस कम हो जाएगा। तो रिफंड लेने के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है ये? डेबिट होता है। समझो, रिफंड गवर्नमेंट मेरे को देने को तैयार है, कितने का? 8 लाख का रिफंड देने को तैयार, लेकिन मैंने कितने का अप्लाई किया? मैंने 10 लाख का अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन के अमाउंट से ये डेबिट होता है, जितना मिलेगा उससे नहीं। कितने से डेबिट होगा? जितना का मैंने अप्लाई किया उससे डेबिट होगा। समझ में आ पॉइंट? तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा? 0 बचे। इज इट वेरी क्लियर? समझा है पॉइंट? ओके, देखो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसके बाद हम लोग का सिचुएशन क्या हुआ, 10 लाख का रिफंड मांगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है 2 लाख का क्या करेंगे, नहीं देंगे। हम लोग कितना देने को तैयार है? 8 लाख। अभी ध्यान से एक चीज सोचने का, अगर गवर्नमेंट हम लोगों को 2 लाख का रिफंड नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है मतलब रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। तो रिफंड रिजेक्ट कर रहा है तो आईटीसी तो मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या दिख रहा है अपने को, आईटीसी का बैलेंस 0 हो गया और रिफंड भी नहीं मिला। ध्यान से देखो, हम लोगों ने सोचा 10 लाख का रिफंड मिलेगा तो अप्लाई किया, मिला 8 लाख। मतलब माई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड विद 2 लाख, बट दैट 2 लाख इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। सो एटलीस्ट मेरे को आईटीसी के लेजर में वापस से रीक्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रीक्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख का रिफंड मुझे नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है इसको हम लोग रीक्रेडिट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन है कि अगर आप लोग अपील फाइल नहीं करोगे ना ये 2 लाख के अगेंस्ट, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ेगा। क्या लिख के देना पड़ेगा अंडरटेकिंग में? यू हैव टू राइट डाउन दैट अपील इज नॉट गोइंग टू बी फाइल्ड। जब आप इस तरीके से लिख के देंगे ना, लिख के किस में देना है, PMT03 करके आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, PMT03 में एक अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ेगा। क्या लिख के देना पड़ेगा उसमें? हम लोग ये 2 लाख का जो रिजेक्शन है ना उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर रहे। अगर हम लोग खुद का हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, then in that case government will recredit this rejected amount in your electronic credit ledger. ओके, इसको गवर्नमेंट क्या कर देगा? रिक्रेडिट कर देगा। रिक्रेडिट कब करेगा? जब आप लोग क्या मान लोगे, हम लोग हार चुके हैं, क्योंकि हम लोग हार चुके हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर देगा? रिक्रेडिट कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ? अब हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी मेमो के टाइम पे कैसे होएगा। ओके, देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था। 10 लाख का यहाँ पर हम लोग के पास क्या था? बैलेंस था। हम लोगों ने अप्लाई किया रिफंड के लिए, कितने अमाउंट का? 10 लाख के लिए हम लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया।
ओके, अभी हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं था, इस वजह से ऑफिसर ने क्या कर दिया, डेफिशिएंसी मेमो दे दिया। अभी डेफिशिएंसी मेमो देने के बाद तुरंत ही, ओके, तुरंत ही विदाउट एनी एप्लीकेशन फॉर अंडरटेकिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ओके, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा। ओके, कब, जब डेफिशिएंसी मेमो आएगा तब। इज इट क्लियर? लेकिन रिक्रिएट डायरेक्टली कब नहीं होगा, जब ऑफिसर क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपील फाइल नहीं करेंगे, ऐसा एक PMT-03 में क्या देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, और फिर ही क्या होएगा, ये रिक्रिएट होगा। आया समझ में? ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड, ये तो हो गया। वंस द एप्लीकेशन इज मेड, सिस्टम जनरेट्स ARN, दैट इज एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ओके, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, ओके, दैट टू इधर लिखो हाँ तुम लोग, ओके, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, शिपिंग बिल वुड बी डीम टू बी रिफंड एप्लीकेशन, हम लोगों ने देखा था ये थोड़ी देर पहले। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ रिफंड, कि अगर हम लोग का रिफंड क्लेम ईच टैक्स हेड में 1,000 रुपए से कम है, ओके, ईच टैक्स हेड में कितना है, 1,000 रुपए से कम है, तो हम लोग को रिफंड मिलेगा ही नहीं। पर ये जो पॉइंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ई कैश लेजर। मतलब अगर खुद का पैसा है, ओके, आप लोग के बैंक से गया है या फिर ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, वो पैसा आप लोग का 1,000 से कम भी रहेगा ना तो भी रिफंड दिया जाएगा। सो दिस 1,000 रुपीज इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ITC का रिफंड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो देखेंगे, इट इज एक्नॉलेजमेंट। ओके, ये भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ ही है, फिर भी एक बार गो थ्रू करेंगे, जो भी नया पॉइंट रहेगा वो हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। रिसीट ऑफ ARN, ओके, हम लोग का जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगा, ओके, अगर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से कंप्लीट रहेगा, ओके, इफ एवरीथिंग इज कंप्लीट, देन हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। ओके, कौन से फॉर्म में मिलेगा, RFD-02 में मिलेगा, विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद रिफंड का ऑर्डर हम लोग को 60 डेज के अंदर मिलता है, हमने पढ़ा। ओके, एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर मिलता है। एफिशिएंसी मेमो एंड फ्रेश एप्लीकेशन, ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। ओके, एक एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइम लॉस बिटवीन एप्लीकेशन टू एफिशिएंसी शैल बी एक्सक्लूडेड। ओके, ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ई क्रेडिट लेजर, ये भी हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। ओके, आगे, नो डेफिशिएंसी मेमो शैल बी इशूड अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम डेफिशिएंसी अनलेस द सेम इज नॉट रेक्टिफाइड और सब्सटेंशियल डेफिशिएंसी इज फाउंड आउट। ओके, मतलब कि अगर समझो कुछ डेफिशिएंसी दूसरा फाइंड आउट हुआ है तो ही डेफिशिएंसी मेमो देगा। अगर वही मिस्टेक है तो फिर वापस वापस सेम मिस्टेक के लिए डेफिशिएंसी मेमो नहीं देना है। ओके, क्लाइंट से मिल के उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से आप लोग को इसको इम्प्रोवाइज करो। उसके बाद प्रोसेसिंग का बात करेंगे। प्रोविजनल रिफंड हम लोग को मिल सकता है, ओके, इट इज ओनली इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। कितना मिल सकता है, 90%। ओके, RFD-04 में एक कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने कभी भी कुछ गलत काम किया और वो गलत काम में टैक्स एविजन का अमाउंट अगर 2.5 करोड़ के ऊपर गया है, उस केस में आप लोग को प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा। ओके, जब भी 2.5 करोड़ के ऊपर का आप लोगों ने अगर कुछ गलत काम किया रहेगा, नो प्रोविजनल रिफंड वुड बी ग्रांटेड टू यू। क्लियर है क्या? चलो, उसके बाद पेमेंट का ऑर्डर बनेगा RFD-05 में कि कितना अमाउंट आप लोग पे करने, गवर्नमेंट पे करने वाला है। कुछ डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन है। इफ सम रिफंड इज इनएडमिसिबल, प्रोविजनल रिफंड में बी सैंक्शन ऑफ बैलेंस अमाउंट। मतलब कि 10 लाख का रिफंड क्लेम किया, उसको प्राइमा फेसी दिख रहा है कि 8 लाख का ही मिलना चाहिए, तो 8 लाख का 90% भी वो दे सकता है। ओके, अगर वो चाहे तो फुल रिफंड भी दे सकता है प्रोविजनल के बजाय, और उसको फिर रिफंड ऑर्डर वगैरह पास करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट नया है थोड़ा सा। समझो हम लोग को प्रोविजनली, देखो 10 लाख के लिए अप्लाई किया,
प्रोविजनली 9 लाख दे दिया, ओके 1 लाख बचा। अब जब ऑफिसर स्क्रूटिनी कर रहा है तब उसको मालूम पड़ता है कि अरे 9 लाख जो दिया है ना वो भी ज्यादा है, उसको 8 ही लाख देना चाहिए था। सो हियर वी आर सीइंग दैट फाइनल रिफंड इज 8 lakhs, प्रोविजनली ग्रांटेड इज 9 lakhs। सो इन दिस केस जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया गया है उसके लिए ऑफिसर क्या देगा आपको, शो कॉज नोटिस देगा टू रिकवर द एक्सेस अमाउंट, ओके टू रिकवर द एक्सेस अमाउंट। उसके बाद उसका हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम लोग रिप्लाई नहीं किए तो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में क्या कर देगा वो, ऐड ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमने किया हुआ है, जो आईटीसी हम लोग का रिफंड नहीं होता है, ओके रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्शन के केस में हम लोग को अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइल अपील अगेंस्ट दैट। अगर हम अपील फाइल नहीं करने वाले हैं देन ओनली दे विल बी रिक्रेडिटिंग दैट इन अवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्लियर है पॉइंट? प्रोविजनल रिफंड शैल नॉट बी ग्रांटेड इफ इट इज टू बी विथहेल्ड, मतलब कि अगर हम लोग का जो वो है रिफंड क्लेम है, ओके ऑफिसर ने क्या किया उसको विथहेल्ड किया। विथहेल्ड करना मतलब अपना कुछ केस बाकी रहेगा पिछला वाला, या फिर ये जो मैटर है वो लिटिगेशन में रहेगा, तो उस केस में विथहेल्ड करते हो लोग, ओके तो जब भी विथहेल्ड करेंगे ना तो प्रोविजनल रिफंड नहीं मिले, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने किया। उसके बाद सैंक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, इफ रिफंड इज एलिजिबल और रिफंड ऑर्डर इज पास्ड, ओके रिफंड ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा RFD 06 में पास करेगा, पेमेंट ऑर्डर RFD 05, consolidated payment advice shall be made on the basis of payment order basis which refund is disbursed, मतलब कि जो पेमेंट हम लोग को पेमेंट ऑर्डर के थ्रू हो रहा है, ओके उसका एक एडवाइस बनेगा, एक रिसीट टाइप, तो वो कंसोलिडेट पेमेंट रिसीट बनता है, दैट इज पेमेंट एडवाइस, उसके बेसिस पे पेमेंट करते हैं। उसके बाद रिफंड ऑर्डर इज द अमाउंट पेबल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये SCN का रिप्लाई एंड उसका ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट रिफंड क्लेम ये भी हम लोग ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। उसके बाद ये विथहेल्ड ऑर्डर है, ये पढ़ाया था, ओके। अगला पॉइंट, अगर समझो किसी पर्सन को ज़्यादा रिफंड दे दिया गया है, ठीक है, तो इस केस में जो पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, वो रिफंड को जमा करवाना पड़ेगा, और जमा करवाने के लिए ओके जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और उसके लिए क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, DRC 03। ओके ऑफिसर को कितने टाइम में रिक्रेडिट करना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफिसर शैल रिक्रेडिट द अमाउंट, ओके ऑफिसर शैल रिक्रेडिट द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय पासिंग ऑर्डर इन PMT 03A विद इन 30 days, ओके। और यहाँ पर लिखा है प्रेफरेबली, प्रेफरेबली मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो मत करो। अब गवर्नमेंट ऑफिसर को बहुत अच्छा खासा टाइम लिमिट देती है, विद इन 30 days कहाँ से, हम लोग ने PMT 03 भरा वहां से 30 days, या तो गलत रिफंड जो हम लोग को मिला था वो हम लोगों ने पे किया वहां से 30 days, विच एवर इज लेटर, ओके। हम लोग ने समझो गलत रिफंड क्लेम किया, हम लोग को मिल भी गया, तो हम लोग को वो पैसा वापस देना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बढ़ाएगा। और अगर हम लोग अपील फाइल नहीं करने वाले, ऐसा अंडरटेकिंग देते, ओके तो उस केस में अंडरटेकिंग मिलेगा तब वो करेगा। तो जब भी अंडरटेकिंग मिला या तो जब भी हम लोगों ने पेमेंट किया, विच एवर इज लेटर से 30 दिन के अंदर हो सके तो क्या करना पड़ेगा, ऑफिसर ने रिक्रेडिट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड, वो डिसबर्समेंट जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से होता है, दैट इज कॉल्ड एज PFMS पोर्टल। refund is refund is paid to bank account, details of which are furnished at the time of registration, ओके हम लोग के बैंक में रिफंड आएगा जिस बैंक अकाउंट का डिटेल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, रूल 10A के हिसाब से। इन केसेस वेयर रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके अगर हम लोग का गुड्स का ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हम लोग को ऑटोमेटिक रिफंड आएगा, एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी इन ऑल द केसेस ऑफ रिफंड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में प्रॉपर रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने भूटान में एक्सपोर्ट किया, ओके कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, भूटान में, तो सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा, भूटान गवर्नमेंट को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो भूटान गवर्नमेंट को ये लोग रिफंड क्यों दे रहे हैं,
ताकि भूटान वाले इंडिया से ज़्यादा खरीदे। ओके, इस वजह से रिफंड दे रहे। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा बाकी है। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, अगर हम लोग को 60 दिन में रिफंड नहीं मिलता है तो हम लोग को इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। और इंटरेस्ट कब से कब तक का दिया जाएगा, 61st डे से लेकर के डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली 6%। जनरली कितना रहता है, 6%। लेकिन अगर अगर हायर अथॉरिटी का ऑर्डर था, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर था, ओके, तो वहां पर हम लोग को 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, नॉर्मल रहेगा तो 6% पर एनम। एंड अगर अपीलेट अथॉरिटी ने कहा रहेगा और फिर ऑफिसर 60 डेज में नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग को 61st डे से इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 9%। ओके, तो जनरली इट इज 6%। कहाँ से कहाँ तक, 61st डे से लेकर के डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक। अभी उसमें ये एक अमेंडमेंट आया था पिछली बार। ओके, अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, ये अमेंडमेंट बोल रहा है आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये कौन से पीरियड का मिलता है, 61st डे से लेकर के कब तक का मिलता है, डेट ऑफ रिफंड तक का मिलता है, बरोबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीले पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओके, डीले पीरियड बोलते हैं। अभी गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग आपको डीले पीरियड का इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन अगर ये डिले आपकी वजह से हुआ है तो उस पीरियड का इंटरेस्ट हम आपको नहीं देंगे। अभी डिले हमारे वजह से हुआ है, मालूम कैसे पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलते है कि अगर आप लोगों ने रिप्लाई करने में 15 दिन से ज़्यादा टाइम लिया, देखो SCN आया था हम लोग को, SCN का रिप्लाई कितने टाइम में करने का था बताओ, 15 दिन में करना था, हमने लिया 20 दिन। ओके, उस वजह से हम लोग को रिफंड लेट मिला। तो गवर्नमेंट से अगर आप लोग की वजह से रिफंड लेट मिला है तो इंटरेस्ट को भूल जाओ। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने अप्लाई किया था, ओके, ऑन 10 अप्रैल 2025। ओके, हम लोग को SCN आया ऑन 25 अप्रैल 2025। ओके, तो लेजेंड उसके बीच में आ चुका रहेगा, फिर SCN भी आ गया। अभी हमको रिप्लाई करना चाहिए था बाय 15 डेज, यहाँ से कितना अपने को, तो 10 मई तक हमको रिप्लाई करना चाहिए था। ओके, हम लोगों ने, देखो ये रिप्लाई का ड्यू डेट है, रिप्लाई का ड्यू डेट है, हम लोगों ने एक्चुअल रिप्लाई किया उसको 25 मई को। ओके, 25 मई को हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्चुअल रिप्लाई किया, एक्चुअल रिप्लाई। तो हम लोगों ने कितना दिन लेट रिप्लाई किया, 15 दिन हम लोगों ने खुद ने लेट रिप्लाई किया। देखो नॉर्मली 15 दिन में करना होता है, हम लोगों ने और भी 15 दिन लेट किया। समझ में आ रहा है क्या बात। तो अभी हम लोग को समझो रिफंड मिलता है ऑन से 20 जून। ओके, रिफंड रिसीव्ड ऑन 20 जून, 20 जून को रिफंड मिल गया। ओके, एज पर एप्लीकेशन डेट देखेंगे तो 10 जून तक रिफंड मिलना चाहिए था। ओके, विद इन 60 डेज हम लोग यहाँ पर गिन रहे, तो 10 जून तक हम लोग को रिफंड मिलना चाहिए था, लेकिन रिफंड मिला कभी, 20 जून को रिफंड मिला। तो 10 दिन डिपार्टमेंट लेट हो गया। अभी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, 61st डे से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक का हम लोग आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन लेकिन जितना पीरियड आपने लेट किया है ना, वो पहले माइनस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कितना लेट किया, 10 दिन लेट किया, और आपने माइनस करना है, आपने कितना लेट किया, 15 दिन। तो यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आप लोग के वजह से वो डिले है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर जितना भी डेज मैंने एक्स्ट्रा लिया रहेगा रिप्लाई करने को, वो डेज को क्या करना है, लोग को एक्सक्लूड कर देना। गेटिंग द पॉइंट। और सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने को भी टाइम लग गया, वो भी माइनस होएगा। या तो फिर बैंक अकाउंट डिटेल गलत था, तो उसको सही करने का जो टाइम लिमिट था वो भी मेरे को, सही करने के लिए जितना टाइम लिया वो भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा।
इज इट वेरी क्लियर? हम लोग का ये पूरा प्रोसेस हो गया रिफंड का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर्स होंगे और एक अमेंडमेंट आया फॉर May 25 वो रहेगा। उसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा।